हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है और आप देख पा रहे होंगे कि पेड एग्जाम में जो आपका फोकस होता है, आपका मॉडल पेपर है या आपका जो सिलेबस है, उसमें यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इनका योगदान आपका रहता है। तो हम लोग इस समय आप देख सकते हैं जीके जीएस में जो आपका ये सिलेबस है, उस सिलेबस में जो आपके टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर जीके की क्लास रखी गई है। यहाँ पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉर्निंग में सुबह 11 बजे भी क्लास होती है, 11:45 में भी क्लास होती है। इसके बाद देख सकते हैं कि आपको शाम को 6 बजे ये क्लास आपको दी जा रही है। साथ में हिंदी की भी क्लास आपको मिलेगी 8:50 में, और इसके बाद पेड एग्जाम का एक स्पेशल डोज जो कि आपका सिलेबस है उसके आधारित आपकी क्लास होती है। तो लगातार आप जुड़े रहिए। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि टेलीग्राम पे आप सभी को इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़रूरत वाली जो आपकी पीडीएफ होगी वो भी आपको शेयर करते रहेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। तो आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन होंगे, इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राम राम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन और आपसे कह रहा है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। क्वेश्चन देखिए कई प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। समझना है आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलिए वन का ऑप्शन देखिए, वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन है बी नंबर, सुलेमान सिकोह। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए शाहजहां के 4 बेटे थे, एक तो दारा था, औरंगजेब था, शाह शुजा और मुराद थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सुलेमान सिकोह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थे। मतलब आपको यह बताना है कि भैया जो आपके यहाँ पर अयोध्या के शासक थे, इनकी राजधानी, तो आप कहेंगे सर राजधानी कौशल, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, जवाब आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौशल इनकी राजधानी थी। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। अयोध्या के शासक थे और इनकी राजधानी क्या थी, आपकी कौशल थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 732 और 772 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है संपूर्ण भारत, और संपूर्ण भारत दे दिया, इसका मतलब आप कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर देखिए जो आपका सी नंबर आपका है बिंदुसार, है ना। मतलब देखा जाए तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार को अमित्रघात या सिंहसेन या अजात शत्रु वारिसदार कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर जिसका आया है, राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने, है ना, में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले बात यही याद रखना है कि भैया जो शालीमार का बाग निर्माण करवाया है किसने, तो आपकी जहांगीर ने करवाया, और ये कहां पर करवाया ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर शालीमार बाग जो आपका है ये आपके कश्मीर में है ना, क्या है, कश्मीर में है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। या उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी अर्थात अपनी प्रिय पत्नी मेहरून निसा के लिए बनवाया था, जिन्हें नूर जहां की उपाधि भी यहाँ पर दी गई थी। तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। जो आपकी वैदिक सभ्यता है ये किस नदी के तट पर विकसित हुई थी, यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या होगा। आप कहेंगे सर वैदिक सभ्यता जो आपकी थी ये आपकी सरस्वती नदी, जो कि ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई वह वैदिक सभ्यता होती है। समझ रहे हैं ना कि सिंधु सभ्यता के बाद जो एक नई सभ्यता विकसित हुई थी उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिए वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो आप कहेंगे सर वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी, आप कहेंगे सर ग्रामीण सभ्यता थी। हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से निकलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर याद रखिए इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। क्या, इस काल के बारे में हमें जानकारी वेदों से मिलती है, इस कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा है, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा है। याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गदर आंदोलन के नेता कौन थे। गदर आंदोलन के नेता इनमें से कौन थे, इसका ऑप्शन देना है। अब देख सकते हैं अगर हम आपसे बोले भैया 6 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये है आपके लाला हरदयाल, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। लाला हरदयाल, और इसके साथ देखा जाए बाबा हरनाम सिंह थे, बाबा सोहन भी भाकना भी थे, है ना, काफी लोग इसमें थे। और दोस्तों देखा जाए तो आपकी हुई कहाँ थी, आप कहेंगे सर गदर आंदोलन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे सर सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपके कहाँ पर है, अमेरिका में हुई थी। अगर हम आपसे पूछे अमेरिका में हुई थी लेकिन कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1913 में। कब हुई थी, 1913 में हुई थी। याद रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि 1972 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। जवाब देना है कि महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह जो आरंभ किया वो किसने आरंभ किया। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। तो दोस्तों आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 7 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्या हो जाएंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो आपके हैं इन्होंने महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह शुरुआत की थी। इसका जो ऑप्शन इसी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ नामक दलित को, है ना, क्या महाड़ नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने अधिकार से वंचित किया गया था, इसलिए कहीं ना कहीं ये आंदोलन आपका चला था। तो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित की गई थी। यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर जो आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। चलिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित की गई थी। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए 8 के जवाब आ रहे हैं, किसी के बी आ रहे हैं, किसी के सी आ रहे हैं। दोस्तों जिसका सी आया है 24 अक्टूबर, उसका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो आंसर आपका है यहां पर आपका सी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़िए तब आंसर यहां पर देखेंगे। कह रहे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। तो देखिए अंतरिम सरकार जो आपकी बनी थी वो 2 सितंबर 1946 को बनी थी। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से यहाँ पर हुआ था और इस कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्यों को सहित कुल इसमें शामिल किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर है बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि आपसे ये कह रहा है कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार बनी तो बनी थी कब, ये बनी थी दोस्तों याद रखिए 2 सितंबर 1946 को। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अंतरिम सरकार में ये जो सम्मिलित हुई थी 24 अक्टूबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1946 में, क्या कह रहा है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि भैया जो आपका भारत पाकिस्तान सीमा के लिए आयोग के अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। आप कहेंगे ये सर आपके थे रेड क्लिफ, जो कि देखा जाए तो आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन बार बार मिलता है देखने को, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कब, आप कहेंगे 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 के जो आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी तय किया था, है ना। इस यात्रा का उद्देश्य था कि भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीकृत करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इनका नाम है चंद्रशेखर, याद रखिएगा चंद्रशेखर ने, राजनेता चंद्रशेखर ने क्या किया था 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा किया था। जैसे अभी आपने देखा था कि आपके राहुल गांधी ने भी पद यात्रा किया था पूरे भारत में, है ना, भारत जोड़ो चलाया था, तो इसी प्रकार से इन्होंने भी यहाँ पर किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य को बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा, तो ये है आपका तस्मानिया, क्या है तस्मानिया, तस्मानिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है और इसकी राजधानी है होबार्ट, क्या है इसकी राजधानी है होबार्ट है, याद रखिए होबार्ट इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखो कह रहा है नहीं शब्द, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, आपको जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका है नासिक, नवसारी, नांदेड़ और निजामाबाद। दोस्तों ये जो ऑप्शन बनेगा आपका नवसारी, मतलब कह सकते हैं नवसारी, ये दोस्तों पूर्णा नदी अर्थात नवसारी ये भारत के गुजरात राज्य का एक नगर आपका है, ठीक है, गुजरात राज्य का एक नगर है, सूरत के समीप आपका स्थित है और कभी कभी इसका जुड़वा शहर भी यहाँ पर कहा जाता है और यह शहर गोदावरी नदी के तट पर आपका स्थित नहीं है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका इस नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये जो आपका है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये गुजरात में पड़ता है, और जब गुजरात में पड़ता है तो ये भैया जो नदी है वो आपकी पूर्णा नदी अर्थात ये पूर्णा की सहायक में हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। पर देखिए ऑप्शन आपका आ रहा है 13 नंबर में और 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया। याद रखिएगा जो इंडोनेशिया है ना, ये देखा जाए तो आपके केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के सबसे पास में आपका निकटतम दोस्तों आपका है ना। यहाँ पर देखा जाए बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए राम राम भाई, राम राम, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है
कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। अब आपसे कह रहा है सबसे दूर बताइए। अब जब सबसे दूर होगा तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर जो आपका देखिए गांधीनगर पास में पड़ता है, रांची भी, अगरतला भी, लेकिन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो दोस्तों याद रखिएगा भुवनेश्वर जो आपका है ना, कर्क रेखा से सबसे दूर आपका यहाँ पर पड़ता है। जो कर्क रेखा जाती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने? 8 राज्यों से हो जाती है। कहाँ कहाँ से? तो हमने बताया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, हो गया ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल अर्थात पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा कि भैया देखिए सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका है और इनमें से जो आपका आंसर बनेगा ये है आपका सऊदी अरब। दोस्तों कौन है? सऊदी अरब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर अर्थात राज्य कर को शामिल किया गया है। ये बताइएगा जीएसटी जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है ना, और दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी में दोस्तों राज्य सरकार की जो चुंगी कर है ना, याद रखिए इसका जो ऑप्शन आपका है नंबर चुंगी कर, इसको भी शामिल किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए, राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसका भी ऑप्शन आया नंबर बिल्कुल बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, जितना पुराना क्वेश्चन है उतना ही आईएमपी क्वेश्चन है ना। कहते हैं ना जो चीज पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना ही पुराना है उतनी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देते हैं। 17 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी नंबर लॉक कर दीजिएगा। इंदिरा पॉइंट जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछे इंदिरा कॉल तो इंदिरा कॉल आपके लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर था। तो ये आपका उत्तरी बिंदु है। ये क्या है? उत्तरी बिंदु है। ये जो आपका है दक्षिणी बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। अर्थात दोस्तों कि जो जीएसटी है, जीएसटी की पूर्ण रूप से सिफारिश की गई थी यहाँ पर 18 नंबर में। तो भैया आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन इसी नंबर जीएसटी परिषद के द्वारा, किसके द्वारा? जीएसटी परिषद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल से लाजवाब है। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई किस वर्ष हुई। आप कहेंगे सर ऑप्शन को लॉक करिएगा। 1935 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1935 याद रखिएगा। और ये जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है। ये ऐसे क्वेश्चन है आप दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके हैं। दोस्तों बताइएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है सी नंबर है, याद रखिएगा मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा सी नंबर है। अच्छा इसके पहले वाले में हमने क्या बताया था भाई? 1935 से बताया था ना। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर जो आपका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर मुंबई आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा इसकी स्थापना भाई कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अच्छा ठीक है, हम तो कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा ना इसलिए, क्योंकि भैया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका आपकी स्थापना 1992 में आपकी हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश नीति अर्थात विदेश व्यापार नीति संबंधित है। जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है ना, याद रखिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश नीति से संबंधित आपका मंत्रालय है। जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 21 में। दोस्तों ऑप्शन सी ये होता है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, ये विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है। चलिए बताइएगा कि जो महान्यायाधीश है अर्थात अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारतीय उच्चतम न्यायालय में से सरकार का मुख्य वकील भी होता है। आर्टिकल नंबर जो आपका होता है कौन? 76 होता है। आर्टिकल नंबर 76 के तहत ये किया गया है। नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए सबका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर सबका जवाब बिल्कुल सही आया है। आपका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का मूल संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत का मूल संविधान जो लिखा गया के हाथ के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों आपको जवाब देना है क्या? आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका है प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, जो कि ऑप्शन आ गया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि संविधान सभा की जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो आपका 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी रायजदा के माध्यम से ही लिखा गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 20 है ना, अनुच्छेद जो 20 है ये किससे संबंधित होता है। अनुच्छेद 20 का जो संबंध है वो आपके किससे है दोस्तों, जवाब देना है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है
अब देख सकते हैं अगर 20 आ गया है तो आपको आंखी में इनको लॉक करना है कि सर दोष सिद्ध की संदर्भ में संरक्षण होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि लड़ाई चल रही है, कुछ भी होता है, अगर कोई चोरी किया है इसके बाद चोरी करने के बाद भी क्या होता है, पुलिस उसको संरक्षित करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दो सिद्धि संदर्भ में भी संरक्षण होता है ना। चोर ने चोरी किया, गांव में पकड़ा गया, और क्या था भैया, गांव वाले तो भी आंखी मूंद के मारते हैं, लेकिन पुलिस भी फिर भी क्या करती है, उस दोषी को रक्षित करती है, रक्षा करती है ना। केस अर्थात कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको दंड मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अब आप बताइएगा कि भैया यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 6 से 14 वर्ष आपने पॉलिटी में पढ़ाया है और बहुत दमदार हमने पढ़ाया था। आप देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका बी नंबर है कि 6 से 14 वर्ष के जो आपके बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, जवाब सबका सही है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, बताना है महाधमनी के शीर्ष पर जो शुरू होती है वो आपकी शुरू क्या होती है। 26 नंबर यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो महाधमनी ये बायां अलिंद क्या होता है कि महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी से जो कि हृदय के बाएं अलिंद से, ठीक है, बाएं अलिंद के शीर्ष से शुरू होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा महाधमनी जो होती है ये शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना होता है। भैया आपको पढ़ाया गया है गैल्वेनाइजेशन, इसमें धातु कार्मिक प्रक्रम होता है, इस्पात की या लोहे के ऊपर जस्ती की परत चढ़ा दी जाती है। इससे धातुओं का जो क्षरण होता है, जंग लगना, ये रुक जाता है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है, आप कहेंगे सर जस्ता का यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ता यहाँ पर लगा देते हैं। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाता है। क्लियर है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन जो आपके सिलेक्टेड है कि नहीं है, जो हम आपको मॉडल पेपर पढ़ाते हैं भैया वहाँ पर ये क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या आपने कभी पढ़ा है। भाई हमें मानते हैं हम कि आप लोग हमसे टैलेंटेड है, क्योंकि आप हमारे चैनल में तो पढ़ते हैं और 50 चैनल में भी पढ़ते हैं, साथ में किताब भी पढ़ते हैं और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं, और खुद देखते हैं कि जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल सिलेक्टेड होते हैं। यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। और ये सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों यकीन है कि जीके में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ, तो आपका जस्ता इसका आंसर है, राइट हो गया। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे क्या, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे क्या कि भैया C60 एक अणु है जिसमें केवल के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अब भैया ये दिया गया है एक प्रश्न, अब इसमें से क्या होता है, इसका ऑप्शन डी बनेगा 12 पंचभुज और आपके 20 षटभुज होते हैं। कुल मिला के अगर हम आपसे पूछे कि जो C60 होता है क्या होता है, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो C60 होता है क्या, C60 होता है, ठीक है। तो C60 में क्या होता है, इसका अर्थ होता है फ्लोरीन से, क्या C60 का अर्थ होता है फ्लोरीन। और इसमें जो आपके कार्बन परमाणु होते हैं वो 60 परमाणु फुटबॉल के समान जुड़े होते हैं। जैसे फुटबॉल जुड़ा होता है ना, फुटबॉल देखें कि नहीं देखे हैं, वैसे आपका ये जुड़ा होता है, फुटबॉल के समान होते हैं। इसमें 12 पंचभुज होते हैं और 20 षटभुज होते हैं। ये रट्टा मार लीजिएगा कि भैया ये जो होता है एक फुटबॉल जैसा होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, ये कौन सा आपका कोयला होता है। ये दोस्तों ऑप्शन डी नंबर एंथ्रेसाइट कोयला। कौन है, एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसकी गुणवत्ता होती है इसके कार्बन के परसेंटेज से, जिस कार्बन में कार्बन की परसेंटेज सबसे अधिक होती है वो उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। दोस्तों देखिए, को छोड़कर अगर दोस्तों यहाँ पर छोड़ दिया जाए पीवीसी को, क्या पीवीसी को छोड़ दिया जाए तो सभी संघनन क्या हो जाएंगे, बहुलक हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए भैया डोलू कुनीथा ये एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, कन्नड़ भाषा में इसे डोलू कहा जाता है, और ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक का। ये कन्नड़ भाषा में बोला जाता है डोलू ढोल, है ना, जबकि कुनिथा का मतलब होता है अन्यत्र होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिस द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना है कल्पना चावला को सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये भारत में जन्मी थी, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। इनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक उनके
पति ने एक कार्यक्रम में विमोचन किया था, मतलब इनके पति ने क्या किया था, ये विमोचित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, इनका नाम है एज ऑफ टाइम। क्या होता है, एज ऑफ टाइम। दोस्तों याद रखिएगा कि कल्पना की जीवनी पर आधारित पुस्तक उनके पति ने एक कार्यक्रम में विमोचित किया। कल्पना का कोलंबिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटना में निधन हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भैया आपने पढ़ा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, है ना, जो कि आपका आंसर ये हो जाएगा, ये आपके दिल्ली में है। कहां पर है, आपके दिल्ली, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई थी। कह रहा है कि रोहिंटन मिस्त्री, ये भैया भारतीय मूल के कनाडाई कथाकार हैं, ये भारतीय मूल के हैं, कनाडाई कथाकार हैं, इनके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा, कौन सा, डी नंबर है, ए फाइन बैलेंस। क्या है, ए फाइन बैलेंस, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। इसके अंदर आपातकाल के बारे में बताया गया है। क्या, इस पुस्तक में आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, तो भैया आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है। याद रखिएगा 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि जागरूकता पैदा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देखिए जो आपके हैं, बी नंबर अमर्त्य सेन, नाम तो सुना ही होगा, है ना। 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में भारत रत्न पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया। उन्हें नोबेल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो दोस्तों देखिए भारतीय मैरी कॉम है ना। दोस्तों याद रखिएगा कि इनको, दोस्तों याद रखिएगा इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल। क्या है, अनब्रेकेबल, ये इनके क्या है, आत्मकथा है ना। देखा जाए तो मुक्केबाजी की विजेता रह चुकी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीती थी। एशियाई खेलों में मतलब स्वर्ण पदक भी जीता था, है ना। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वेनेजुएला की राजधानी बताइए। वेनेजुएला तो नाम सुने होंगे। वेनेजुएला दोस्तों जो आपका है आपके दक्षिण अमेरिका में, है ना, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आपका देश है। राजधानी आपके पूछे तो कह सकते हैं काराकास। याद रखिए इसकी राजधानी जो है वो काराकास है। क्या है, काराकास हो जाएगा, शायद यही पूछा भी गया है। और ऑप्शन देखिए डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो ये खनिज तेल के निर्यात के लिए जाना भी जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। मेखला चादर, ये जो चादर होता है मेखला, ये पहना जाता है आपके महिलाओं के द्वारा असम राज्य में। इसका जो ऑप्शन है डी नंबर हो जाएगा, असम। और असम में एक सींग के गहने के लिए जाने भी जाते हैं। इस क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। जवाब दीजिएगा कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इन्होंने किस देश के राष्ट्रगान को लिखा है। राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को लॉक करते हैं और ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है जो कि डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में एक पुरस्कार मिला था, है ना, जो कि गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर इनमें से कौन है। बताइएगा भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है। आप कहेंगे सर इनमें से जो ऑप्शन है बी नंबर ना, हिना जायसवाल। कौन है, हिना जायसवाल, ये भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फ्लाइटर इंजीनियर है ना। और दोस्तों अगर आपसे पूछे अवनी चतुर्वेदी क्या है तो आप कहेंगे अवनी चतुर्वेदी पढ़ा हुआ लिख रहा है ना। अगर सर आपने आंसर ना बताया होता बी नंबर तो हम ए नंबर ही लगाते, है ना। याद रखिए अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं। क्या हैं, ये अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी की अन्य नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिए कि भैया ये एक कन्फ्यूशियस के बारे में आपने पढ़ाई होगा, कभी ना कभी सुना होगा। ये चीनी जो आपके हैं कुंगजू नाम के, क्या चीनी में कुंगजू के नाम से जानते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है। बताइएगा विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वो आपके है कहाँ पर। बहुत बार पढ़ाया गया है स्टैटिक जीके में। आप कहेंगे सर ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर। क्या है, बोरोबुदुर, ये कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है ना। तो आपका जो आंसर है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये महायान बौद्ध मंदिर है। क्या, महायान बौद्ध मंदिर है। ये 6 वर्गाकार चबूतरों पर बनाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चार मीनार जो आपकी है कहाँ पर है। अब भैया ऐसे क्वेश्चन को अगर आप गलत कर दे तो समझो फिर दिल टूट जाएगा
कि भैया इतनी मेहनत करके क्वेश्चन पढ़ाया गया और आपने यहाँ पर गलत कर दिया। चलिए बताइए इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कुछ सीखने को मिल रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है और आपकी तैयारी में चार चांद लग रहे हैं, तो भैया वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। चलिए वेरी गुड। चार मीनार हैदराबाद, हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। अगर हम आपसे पूछे कि भैया हैदराबाद का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे सर 1591 में। कब हुआ था, याद रखिएगा 1591 में, 1591 में करवाया गया था दोस्तों। और ये स्मारक एक मस्जिद है, स्मारक भी है, मस्जिद है। हैदराबाद के प्रतीक के रूप में ये विश्व में भी आपका जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। अब इससे सरल शायद ही क्वेश्चन हो सकता है, इससे सरल शायद ही कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम इसका आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा वंदे मातरम जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये लिया गया है कहाँ से, तो आप कहेंगे आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधित आपकी है। क्या दिया गया है, नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है। तो दोस्तों ये आधारित है भारत और इजराइल के मध्य, क्या भारत और इजराइल के मध्य आपके संबंध दर्शाती है, ठीक है। और यहाँ पर जब मुंबई यात्रा पर आए थे वहाँ के प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं उनके बारे में लिखा भी गया था। और आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। अब आप बताइए बांसुरी वादक में कौन है। आप कहेंगे सर हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो आपके बांसुरी बजाते हैं। अगर आपसे पूछे पंडित रविशंकर क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये सितार वादक हैं, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सितार वादक हैं। अगर पूछे अली अकबर खान कौन है, तो ये क्या करते हैं, अली अकबर खान ये सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, सरोद आपके हो जाएगा सरोद वादन। अगर पूछे पंडित कृष्ण महाराज जो आपके हैं, तो ये तबला वादक हैं। क्या है, ये तबला वादक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर पेरिस से किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर वैद्यनाथ मिश्र जो है ना, ये नाम है ऑप्शन सी आपके नागार्जुन का। याद रखिए नागार्जुन का नाम है दोस्तों, मूल नाम था, नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में पूछा जा चुका है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नेल्सन मंडेला का जीवन काल बताइएगा। नेल्सन मंडेला का जीवन काल आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर नेल्सन मंडेला ये भैया 1918 से लेके 2013 तक, है ना। मतलब 1918 से 2013 तक इनका कार्यकाल था। याद रखिए जन्म जो हुआ था 18 जुलाई, है ना, 1918 को हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। क्या, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नस्ल भेद के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया, महात्मा गांधी से प्रेरणा लिया, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए। और इनका जोहान्सबर्ग में अपने निवास स्थान पर इनके लंबी बीमारी से क्या हो गई, यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो आपका आंसर यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो गया है। देख सकते हैं आपकी क्लास कंप्लीट होती है और आपने देखा कि बेहतर से बेहतर हमने क्वेश्चन लिया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि पिछली बार 2023 का जो पेड पेपर था, पेड एग्जाम का पेपर था, उसमें लेवल ही कुछ नहीं था। वो लेवल तो आपके देख सकते हैं कैसा था, आप समझ सकते हैं कि आयोग की गलती की वजह से कुछ ऐसा था। बाकी जो आपका सिलेबस है और आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप में भी काफ़ी ऐसी PDF है जो आपको फ्री की गई हैं। ऐप के लिए जुड़ना है तो आप लोग लिंक से जुड़ सकते हैं या तो आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर भी देव जी के ट्रिक सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।